क्योंकि कोई भी सर्वे आ रहा है तो उसका सीधा उल्टा असर हो रहा है, जिसे हरियाणा में देखा गया। लेकिन हरियाणा में यह भी देखा गया, सर्वे सही होते हुए नजर आए, लोग भी सही नजर आए, लोग राहुल के पीछे भी नजर आए, लेकिन ईवीएम ने खेल कर दिया और चुनाव आयोग जवाब नहीं दिया और ना ही दे रहा है। यह कह रहा है लिखित जवाब दूंगा, लेकिन रिकाउंटिंग कराने के मुद्दे पर चुनाव आयोग भाग जा रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी परिस्थिति में जब महाराष्ट्र का चुनाव और झारखंड का हो रहा है, ऐसा विपदा आई है भाजपा के अंदर कि अब उसके गठबंधन का वर्चस्व दिख नहीं रहा है, और यह आपस की लड़ाई कितना नुकसान पहुंचाएगी वोटिंग के दिन, यह भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एकनाथ शिंदे, अजीत पवार यह तो समझ गए हैं कि नरेंद्र मोदी उनको धोखा जरूर देंगे और उनको समाप्ति की ही तरफ ढकेलते हुए नजर आ रहे हैं। इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। तो इन्हीं सब मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज के वह विषय मात्र 6 होंगे और आप दर्शकों को वह 6 पॉइंट्स बता दूं जिसके इर्द गिर्द हम लोग रहेंगे, जो मुख्य बिंदु हैं आज की राजनीति के। नंबर 1, नायडू ने वसूला मोदी से कीमत, इस पर चर्चा करेंगे। उस केस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से। और नंबर 2, चुनाव आयोग आ गया बड़ी मुसीबत में, क्यों, इस पर करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने नानी याद दिला दी है, अगर कहिए तो यह गलत नहीं होगा। और नंबर 3, प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री बीजेपी को कितना भारी पड़ेगा, इस पर चर्चा बहुत जरूरी है और चर्चा करेंगे। और नंबर 4, नायडू का मकसद पूरा हुआ क्या, अब मोदी के साथ रहेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। और नंबर 5 जो करेंगे, नीतीश और नायडू में कुछ बड़ा चल रहा है, क्या है बात, इस पर चर्चा करेंगे। और नंबर 6 जो करेंगे, कांग्रेस के साथ नजदीकी बढ़ने लगी नायडू की, क्यों, इस पर चर्चा करेंगे हम। नंबर 1, शुरुआत इसी से करेंगे कि नायडू ने वसूला मोदी से कीमत। चंद्रबाबू नायडू जिस कौशल विकास घोटाले के अंदर लिप्त पाए गए थे, जगन मोहन रेड्डी की सरकार जांच कर रही थी और सीबीआई से एंट्री कराई गई केंद्र सरकार से, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा और लोकसभा दोनों में समर्थन दे रहे थे। चूंकि जगन मोहन रेड्डी के समर्थन का कोई मतलब लोकसभा में नहीं था, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार थी। 303 सीटों के साथ पहली बार 2019 में पार्लियामेंट के अंदर पहुंची थी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और पुलवामा के नाम पर। लेकिन राज्यसभा के अंदर इतने इंपॉर्टेंट थे वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी, जो लोकसभा से भी ज्यादा मायने रखता था, क्योंकि लोकसभा में जो बिल पास होगा वह राज्यसभा में पास होना जरूरी होता है, नहीं तो वह बिल स्टैंडिंग कमेटी को जाता है और वहां पर पास होगा इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। लेकिन जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू दोनों प्रतिद्वंदी थे, दोनों आमने सामने लड़ रहे थे। यह दो पार्टियां, वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी की पार्टी और टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, साउथ के आंध्र प्रदेश के अंदर मुख्य पार्टी है यह दो। इन दोनों के बीच संघर्ष था और जगन मोहन रेड्डी चुनाव जीत गए और चुनाव जीतने के बाद वह मोदी को समर्थन दे रहे थे। राज्यसभा में जब बिल आता था तब वसूली किया करते थे जगन मोहन रेड्डी। लेकिन उसके बाद जब चंद्रबाबू नायडू का असर गिराने का बात आया तो मोदी से सहारा लिया सीबीआई की एंट्री का। अब सीबीआई ने और ईडी दोनों पीछे पड़ गई, इस बीच उन्हें जेल में भी जाना पड़ा। लेकिन चुनाव के मौके पर चंद्रबाबू नायडू से बार्गेनिंग की गई कि आपको हम जेल से निकालेंगे और आप हमारे साथ चुनाव लड़िए, और ऐसा हुआ और चंद्रबाबू नायडू पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ गए। उनका मैनिफेस्टो अलग था, मैनिफेस्टो में दावे अलग थे। जो मैनिफेस्टो में दावे थे वह भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आता है, क्योंकि उसमें मुस्लिम वर्ग को 4% का आरक्षण और मदरसे को 5,000 रुपए का मेंटेनेंस और मस्जिद में मौलवी जो नमाज अदा कराते हैं उनको 10,000 महीना और हज यात्रियों को 1 लाख रुपए का मदद था। 4% आरक्षण यह बहुत महत्वपूर्ण था, जो भारतीय जनता पार्टी
उस पैटर्न पर नहीं चलती। लेकिन गठबंधन हुआ और साथ हुआ, सत्ता भी आया और केंद्र के अंदर चंद्रबाबू नायडू के ही दम पर मोदी की सरकार बैठी हुई है। जिस दिन चंद्रबाबू नायडू ने झटका दिया उस दिन मोदी चले जाएंगे गुजरात या चले जाएंगे जेल। इन दो चीजों में से एक कुछ भी होगा, क्योंकि जेल अगर जाएंगे, जांच होगी तो जेल जाएंगे। अगर किसी चीज में लिप्त पाए गए, और लिप्त चाहे वह गोधरा का कांड हो, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड हो, चाहे डिग्री का मामला हो, चाहे अन्य और भी बहुत कुछ है, चाहे गौतम अडानी को आप ले लीजिए, माधवीपुरी भूज सेबी चीफ को ले लीजिए, यह सारी चीजें इन्हें फंसाती हैं। और इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए 75 साल की उम्र में भी उन्हें कुर्सी जरूरी है। लेकिन 23 साल के एक गरीब युवा को रोजगार की जरूरत नहीं है, जो 27 से 30% तक बेरोजगारी में हमारा देश मात्र 7 सालों में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में चला गया। इस हालात में हमारा देश है। चंद्रबाबू नायडू को इस चंगुल से निकलना इसलिए भी जरूरी था कि मोदी उस चंगुल को में ऐसा फांस देते, उनको अगर साथ नहीं रहते तो चंद्रबाबू नायडू बच नहीं पाते। वह सीएम रहते हुए भी जेल के सलाखों के अंदर चले जाते, जैसे पहले गए थे। जब हेमंत सोरेन की सत्ता है, वह सीएम है तो जेल जा सकते हैं फर्जी केस में, फर्जी जमीन घोटाले के केस में, जिसको न तो उन्होंने कभी खरीदा, न उस पर कभी कब्जा रहा, न तो उसको बेचा। उस जमीन के चक्कर में उनको जेल हो जाती है। तो चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ तो दर्ज था, घोटाले का जांच थी, तो फिर क्या होता? अरविंद केजरीवाल का 100 करोड़ रुपया आज तक मिला नहीं। मैं यह बिल्कुल नहीं कहता कि शराब घोटाला नहीं हुआ होगा या हुआ होगा, क्योंकि शराब तो बटे थे, एक पर एक फ्री बटे थे दिल्ली के अंदर। यह तो पूरी दिल्ली ने देखी थी। उसके पीछे बार्गेनिंग क्या थी, यह कोर्ट जब यह बताएगा तब पता चलेगा। लेकिन उसी शराब घोटाले के सरगना ने, जिसने यह सारा खेल खेला था, उसी ने 52 करोड़ रुपए, माफ कीजिएगा 58 करोड़ रुपया, 58 करोड़ रुपया, 58 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी को तब देता है जैसे जेल से छूटता है। अंतरिम जमानत होती है, 58 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड देता है और उसके बाद उसकी जमानत मंजूर हो जाती है और वह भाजपा में शामिल हो जाता है। क्यों न कहें कि भाजपा खेल करती है, क्यों न कहें कि भाजपा षड्यंत्र रचती है, क्यों न कहें कि देश का बेड़ा गर्क कर रही है, क्यों न कहें कि बेरोजगारी पैदा कर रही है। जो रोजगार करने की बात करती थी वह बेरोजगारी दे रही है इस देश को। अगर ऐसे से चंद्रबाबू नायडू ने गेम खेला तो क्या फर्क पड़ता है? चंद्रबाबू नायडू को इस चंगुल से निकलना बहुत जरूरी था, क्योंकि यह गुजरात लॉबी जिस चंगुल में फांस के रखी थी उन्हें कोई बचा नहीं पाता। अब निकलने के बाद वह फ्री है, सर्टिफिकेट तो मिल गया उन्हें कि वह क्लीन चिट है। अब जब क्लीन चिट मिलने के बाद में अगर हटते भी हैं तो भाजपा आरोप भी नहीं लगा पाएगी और उन्हें पकड़ भी नहीं पाएगी। यानी कि रास्ते क्लियर हैं। अब फार्मूला चंद्रबाबू नायडू का यह होगा, एस मनी एस फना फनी, नो मनी नो फना फनी। अब यह खबरें निकल रही हैं, यह सुनने में आ रहा है, चर्चाएं का बाजार यह गर्म है कि राजधानी बनाने के लिए आंध्र प्रदेश का वह 2 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और वह 2 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट नरेंद्र दामोदर दास मोदी को पूरा करने पड़ेंगे। देंगे क्या मोदी जी? क्योंकि यह बातें अब हल्की नहीं रह गई। नीतीश कुमार को शुरू से नजरअंदाज किया जा रहा है और नीतीश कुमार को 17,921 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया, कहा गया विशेष पैकेज है। ट्वीट सब पढ़िए आप, उसमें लिखा गया विशेष पैकेज है। लेकिन ये 17,921 करोड़ जो दिए गए हैं, बजट में 58,000 करोड़ रुपए जो बजट अलॉट किए गए थे बिहार को, उसी में से 17,921 करोड़ रुपया अलग अलग परियोजनाओं के नाम पर
कुल मिलाकर 17,921 करोड़ दिए गए हैं। बिहार को लेमन जूस खाने के लिए नहीं दिया है मोदी में,